स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन इंगित करता है तकनीकी परिवर्तन को, दर्शन परिवर्तन को, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक संगठन में परिवर्तन को। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक संगठन में परिवर्तन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। जो सोशल चेंज है यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है वह समाज के 3 पक्षों को प्रभावित करता है। अब ये 3 पक्ष क्या हैं उन्हें देख लीजिए। समूह के व्यवहारों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन होगा और सांस्कृतिक विशेषताओं कल्चर में जो होगा वो परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक, ये सभी जो भी क्षेत्र हैं उनमें होने वाला किसी भी तरीके का जो चेंज होता है देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बोटोमोर क्या कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो सामाजिक संरचना प्लस सामाजिक संस्थाओं और उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध देखने को मिलता है, उन संबंधों में जो भी परिवर्तन होता है देखने को मिलता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो क्या कहा है बोटोमोर ने कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और उनके पारस्परिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है। मैरल व एल्ड्रिस का क्या कहना है कि जो मानवीय क्रियाएं हैं उनमें जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। मानवीय क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। तो ये मैरल व एल्ड्रिस का है। मैकेवेपेज तो उनका अलग ही है। सामाजिक संबंधों में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है उसको वो क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकार्यात्मक विचारधारा निम्न में से किस मूल विचारधारा पर आधारित है? तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतैक, एकीकरण और गतिशीलता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के अगर सिद्धांतों की बात की जाए तो उद्विकासीय सिद्धांत है जिसमें कि कॉम्ट का है, जिसमें कॉम्ट मानव के बौद्धिक विकास के 3 चरणों की बात करते हैं। धर्मशास्त्री, तात्विक और प्रत्यक्षवादी वाला जो है उसमें उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद अलावा मॉर्गन का भी कॉन्सेप्ट आता है, थियोरी आती है उद्विकासीय सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, इसमें वे सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास की बात करते हैं जिसमें उद्विकास जो समाज का होता है ना वो 3 चरणों में देखने को मिलता है, जंगली अवस्था, बर्बर और सभ्य अवस्था। इसके अलावा सोशल चेंज की थ्योरीज की बात की जाए तो स्पेंगलर का हो जाएगा, टॉयनबी का हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, ठीक है, पैरेटो का। इन सभी के वीडियोस आपको फोल्डर्स में मिल जाएंगी सोशल चेंज से रिलेटेड। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। ऑप्शंस देख लीजिए, प्राविधिक आविष्कार, वर्ग संघर्ष, क्रांति, राजनीतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का कारण किसको मानते हैं? वर्ग संघर्ष को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मार्क्स भी जो सामाजिक परिवर्तन का जो उनकी थ्योरी है वो उन्होंने किस तरीके से बात की? उद्विकासीय चरणों की बात की है, ठीक है। और क्या कहते हैं? समाज का एक स्तर दूसरे स्तर में, समाज के एक स्तर से दूसरे स्तरीय अवस्था में जाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, या कहें कि समाज में जो परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो वर्ग संघर्ष को मानते हैं, ठीक है। चेंजेस देखने को मिलते हैं सोसाइटीज़ में। इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स हैं जिसमें कि दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, द जर्मन आइडियोलॉजी है और द होली फैमिली है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स थी। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अलगाव की बात की थी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष है, ठीक है। और इसके अलावा इनका अधिसंरचना और अधोसंरचना वाला है, और ये आर्थिक निर्धारणवादी कहलाते हैं, ठीक है। और स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किसका है, मैचिंग में भी पूछ लेते हैं। तो इनको याद रखना है आपको यहाँ पर बी राइट है।
नेक्स्ट है, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे हम कहते हैं आदर्श समाज, गतिशील समाज, बंद समाज या फिर खुला समाज। तो वो समाज क्या होगा? खुला समाज होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंध में होता है, क्या क्या सामाजिक संबंध में देखने को मिलता है? ऑप्शंस देखिए, सहयोग, संघर्ष, सहयोग एवं संघर्ष, आमने सामने का संबंध। तो सामाजिक संबंधों में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एम.एन. श्रीनिवास ने भारतवर्ष में जाति व्यवस्था के अंदर अव्यक्त रूप से पाई जाने वाली सामाजिक गतिशीलता को अभिज्ञानित किया है। संस्कृतिकरण के रूप में, ब्राह्मणीकरण के रूप में, आधुनिकीकरण के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्रीनिवास ने भारत में जाति व्यवस्था के अंदर जो अव्यक्त रूप से जो गतिशीलता पाई जाती है, सामाजिक गतिशीलता, उसको किसके अंतर्गत देखा है? संस्कृतिकरण के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है एम.एन. श्रीनिवास की क्या है, ये आपको एक वीडियो अलग से मिल जाएगी, आप वहाँ से उसमें देख सकते हैं। इन्होंने रामपुरा की कुर्ग जाति का अध्ययन करके ये कॉन्सेप्ट दिया था। और संस्कृतिकरण का जो संबंध है वो चेंज से है, परिवर्तन से है। बिना परिवर्तन के संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो संभव नहीं है। इसमें होता क्या है, कोई निम्न जाति किसी उच्च या द्विज जाति के मूल्यों, प्रतिमानों, आदर्शों का अनुकरण करती है और इस विश्वास के साथ करती है कि कई पीढ़ियों तक जो परिवर्तन है, ठीक है, उनका जो अनुकरण कर रही है, उनको फॉलो कर रही है, चेंजेस ला रही है अपने में, तो उसके कई पीढ़ियों तक ये जो परिवर्तन है उसको करने के बाद उनका जो जाति में स्थान है वो बेहतर होगा पहले से, ठीक है। और ये जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो गतिशीलता को दर्शाती है। और ये जो अगर हम संस्कृतिकरण की बात करें तो ये केवल एक व्यक्ति या परिवार से संबंधित नहीं है, बल्कि ये समूह से संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, हर सामाजिक संरचना की एक अंतर्निहित संरचना होती है। इसमें होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब ये तर्क किसका है ये बताना है। ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, एंथोनी गिडेंस, जोन्स। तो हर सामाजिक संरचना की एक अंतर्निहित संरचना होती है और जब इसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और ये कहा है एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि ऐसा परिवर्तन जो कि सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना प्लस उनके जो कार्य हैं, प्रकार हैं, उनमें कोई भी किसी भी तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो सामाजिक परिवर्तन है। तो सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना प्लस प्रकारों या कार्यों में होने वाला कोई भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। परिवर्तन है क्या? सोशल चेंज। तो ये क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर समाज में देखने को मिलता है और परिवर्तन आंतरिक और बाह्य कारकों पर निर्भर करता है। और इसकी गति क्या होगी परिवर्तन की या दिशा क्या होगी इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और परिवर्तन के अगर स्वरूपों की बात की जाए तो उद्विकास हो जाएगा, इसमें विकास हो जाएगा, ठीक है, प्रगति, क्रांति, ये सभी परिवर्तन के स्वरूप हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मनुष्य वही है जो कुछ करता है, जैसा वह कार्य करता है वैसा ही वह अनुभव और विचार भी करता है। अब ये कहना किसका है, ठीक है। अब जो कुछ भी मनुष्य कर रहा है, ठीक है, अब वो करता कैसे है? जैसा वो सोचता है, ठीक है। क्या बोला गया है? मनुष्य वही है जो कुछ करता है, जैसा वो कार्य करता है वो वैसा ही अनुभव और विचार भी करता है। अब ये तर्क किसका है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, मैक्स वेबर, वेबलन, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वेबलन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मनुष्य अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित माना जाता है। ये कहना वेबलन का है कि जो मनुष्य है वे अपनी आदतों के द्वारा नियंत्रित होता है और ये जो आदतें या मनोवृत्तियाँ होती हैं वो भौतिक पर्यावरण, विशेष रूप से अगर उन्होंने शब्द का यूज़ किया था प्रौद्योगिकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, उसमें जो भी परिवर्तन होता है
वो उसके अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो मनुष्य अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित है और ये जो आदतें मनोवृत्तियाँ होती हैं वे भौतिक, पर्यावरण, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होती है। और वेबलन को जो कहते हैं कि जो सिर्फ प्रौद्योगिकी है, जो कि टेक्नोलॉजी है, वो ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी को जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक किसने माना है? वेबलन ने माना है, और ये प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थापित असमानता के रूप में परिभाषित करता है? किंग्सले डेविस, आर.के. मर्टन है। ठीक है, आर.के. मर्टन, जॉनसन स्पेंसर। तो सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थापित असमानता के रूप में परिभाषित किसने किया है? किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, तो हर समाज में परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और जब इन परिस्थितियों में ही उच्च और निम्न या श्रेष्ठ और हीनता की भावना पाई जाती है तो उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, स्त्रीकरण कहते हैं। और जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक है, हर समाज में पाई जाती है। इसीलिए सोरोकिन ने क्या कहा था कि स्तर विहीन समाज की समाज सिर्फ कल्पना की बात है, वास्तविकता नहीं है। कि अगर हम ऐसा सोचें कि किसी समाज में स्तर यानी स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो तो ये सिर्फ काल्पनिक है, वास्तविकता में ऐसा समाज कहीं देखने को नहीं मिला है। तो ये कहना किसका है? सोरोकिन का है। रेमंड मूरे क्या कहते हैं कि स्त्रीकरण उच्च व निम्न सामाजिक इकाइयों में समाज का समानांतर विभाजन है। उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का समानांतर विभाजन की बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के लिए। जिन्सबर्ग क्या कहते हैं कि समाज का विभिन्न स्थायी ऐसे श्रेणियों व समूहों में विभाजन और ये जो उच्च और अधीनता के संबंधों में परस्पर जुड़े हुए हैं। यानी कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है वह समाज का विभिन्न स्थायी है, जैसे कि श्रेणियां हैं, समूह हैं, उनमें विभाजन है। और ये उच्च और जो अधीनता है उनके संबंधों से ये क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जिन्सबर्ग का कहना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है द इंडियन मिडिल क्लास। ये जो बुक है उसके लेखक बताने हैं। द इंडियन मिडिल क्लास, ये बुक किसकी है? तो ये बीबी मिश्र की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, बीबी मिश्रा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट ओल्ड एंड न्यू। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस देख लीजिए, योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी। तो यहाँ पर आंद्रे बेते होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब कास्ट यानी कि जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात की जाए तो जाति उत्पत्ति का जो प्रजातीय सिद्धांत है वो रिजले, घुरिये, मजूमदार का है। ठीक है, उनसे रिलेटेड हो जाएगा। जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत की बात की जाए तो होकार्ट व सेनाट से रिलेटेड है। ठीक है, उनका है जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत, होकार्ट व सेनाट है। जाति उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले, घुरिये, मजूमदार हो जाएंगे। जाति उत्पत्ति का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अबे डुबाय हो जाएंगे। ठीक है, उनका है। जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत इबेटसन का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? इबेटसन। और जाति उत्पत्ति का जो मानववाद का सिद्धांत है वो रिलेटेड किससे हो जाएगा? किसका है? हट्टन और मेरेट का हो जाएगा। और जाति उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है वो नेस्फेल्ड का है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। यहाँ पर कास्ट ओल्ड एंड न्यू ये जो बुक है वो आंद्रे बेते की है। नेक्स्ट है किसका मत था कि चिकित्सक रोगी संबंध सामाजिक संबंध का एक विशिष्ट प्रारूप है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, गॉफमैन, नाडेल, रॉबर्ट पार्क। तो यहाँ पर राइट आंसर गॉफमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि कलंक, स्टिग्मा बोलते हैं, संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बुक है, असाइलम है, एनकाउंटर्स है, स्टिग्मा है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, रिलेशन इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, तो ये किसकी है? गॉफमैन की बुक है। तो ये इंपॉर्टेंट्स हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है आंद्रे बेते ने भारत में एक गांव में स्त्रीकरण के किन पहलुओं का अध्ययन किया है? भारत के एक गांव में स्त्रीकरण के किन पहलुओं का अध्ययन किया है आंद्रे बेते ने, ये बताना है। तो जाति, वर्ग एवं शक्ति। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड पावर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है।
जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, स्त्रीकरण क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सार्वभौमिक अवधारणा है, समाज के विभिन्न समूहों के बीच में स्थायी विभाजन है। और ये जो विभाजन होता है जो कि स्थायी है, उसका आधार क्या होता है? वो धन भी हो सकता है, जन्म भी हो सकता है, आयु भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आय भी हो सकती है, जाति भी हो सकती है। और सभी समूहों में उच्च और निम्न का संबंध पाया जाता है। मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स हैं, वे स्त्रीकरण का केवल एकमात्र आधार किसको मानते हैं? अर्थ, इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था को मानते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स स्त्रीकरण का एकमात्र जो आधार है वो आर्थिक अर्थ को मानते हैं। और समाज में क्या कहते हैं? समाज में विभाजन के लिए जो असमानता है उसका आर्थिक कारक ही उस असमानता के लिए उत्तरदायी है। समाज में विभाजन के लिए जो असमानता है, असमानता जो भी पाई जाती है, वो उसका कारण क्या है? आर्थिक ही है। और सोरोकिन और वेबर ने भी, दोनों ने ही स्त्रीकरण के 3 आधारों को महत्वपूर्ण बताया था। अब वो क्या है? सोरोकिन किन आधारों की बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के लिए? आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, ये सोरोकिन बताते हैं स्त्रीकरण के 3 आधार। वेबर क्या बताते हैं स्त्रीकरण के आधार? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। वेबर बताते हैं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनावों को किसने उत्तरदायी माना है? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, एलियट एंड मेरिल, सदरलैंड, मावरर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलियट एंड मेरिल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अब ये परिवार को के बारे में क्या कहते हैं कि परिवार पति, पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। एलियट मेरिल का क्या कहना है कि जो परिवार है वो पति, पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। डेविड ग्राम कूपर ने क्या कहा था कि शोषणकारी परिवार ही शोषणकारी समाज का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शोषणकारी जो परिवार है वो एक शोषणकारी समाज का ही निर्माण करता है। पार्सन्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि परिवार को ये क्या बताते हैं? फैक्ट्री बताते हैं, कारखाना बताते हैं, जो कि मानवीय व्यक्तित्व को क्या करता है? उत्पन्न करता है। और परिवार का इन्होंने जो अध्ययन किया था पार्सन्स ने, वो सार्वभौमिक मूल्य प्लस विशिष्टीकृत मूल्य के आधार पर ही किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्यों व विशिष्टीकृत मूल्यों के आधार पर किसने किया है? तो पार्सन्स है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पार्क व बर्गेस के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया की आवश्यक दशा है। ऑप्शंस में है संपर्क, संचार, स्थिति। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर ए और बी, यानी कि संपर्क और संचार, ये दोनों ही हो जाएगा। पार्क एंड बर्गेस, इनकी बुक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी। एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी है। और सामाजिक अंतरक्रिया को कहते हैं कि जो सामाजिक अंतरक्रिया है वो द्विपक्षीय है। एक व्यक्तियों का व्यक्तियों पर जो प्रभाव पड़ता है वो, दूसरा समूहों का समूहों पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी बात करते हैं। और कहते हैं पार्क एंड बर्गेस की जो सामाजिक अंतरक्रिया है वो 3 स्तरों पर चलती है, या कहें कि सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तरों की बात करते हैं। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो अंतरक्रिया है वो, व्यक्ति और समूह के बीच में जो सामाजिक अंतरक्रिया होती है वो, और समूह के बीच में जो सामाजिक अंतरक्रिया है वो। तो ये 3 स्तर हो गए। इसके अलावा वे सामाजिक अंतरक्रिया के 2 बेसिक, ठीक है, 2 मूलभूत तत्व की भी बात करते हैं। अगर ये तत्व नहीं होंगे तो अंतरक्रिया होना असंभव है, ऐसा कहना इनका। अब ये जो 2 तत्व हैं वो यही हैं, संपर्क और संचार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के अनुसार, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है विवाह का आधार परिवार है। ऑप्शन बी है परिवार का आधार विवाह है। ऑप्शन सी विवाह का आधार संस्कृति है। ऑप्शन डी संस्कृति का आधार विवाह है। तो विवाह का आधार परिवार है, ये कहना वेस्टरमार्क का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप बताया था कि एक विवाह है एक विवाह ही विवाह का आदि स्वरूप है। इस तरह से स्टेटमेंट पूछा जाता है। इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है, वर्ग बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होते हैं जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाभ के लिए प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, वर्ग जो है वह
बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होते हैं जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाभ के लिए क्या कर रहे हैं, प्रतियोगिता करते हैं। ऑप्शन देखिए, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, कूले है, मर्टन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेबर। अब ये जो प्रतियोगिता की बात करते हैं कि प्रतियोगिता करते हैं, वेबर दो तरह की प्रतियोगिता की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं कि प्रतियोगिता के दो प्रकार हैं, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता। ठीक है, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने इस बात पर जोर दिया है कि जो द्वंद्व है वो समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है। द्वंद्व मतलब संघर्ष की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है, ये कहना किसका है? मैक्स वेबर है, लुइस क्लोजर है, कार्ल मार्क्स है, एंथनी गिडेंस है। तो यहाँ पर लुइस क्लोजर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की जो बात करते हैं, बुक का नाम क्या है? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी बुक का नाम है। संघर्ष के प्रकारात्मक पक्ष की बात इन्होंने की है, और ये क्या क्या आपको पहले भी बताया गया है कि ये कहते हैं कि संघर्ष मात्र विघटन की ही स्थिति उत्पन्न नहीं करता है समाज में, समाज के लिए संगठनात्मक प्रकार की भी स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इंडियन विलेज, ये जो बुक है वो किसकी है? ऑप्शंस में है एस.सी. दुबे, M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, P.H. प्रभु। तो इंडियन विलेज किसकी हो जाएगी? एस.सी. दुबे की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शमीरपेट गांव पर इनका फील्ड वर्क है। 6 तरह की परंपराओं की बात करते हैं, या भारतीय परंपराओं को 6 भागों में क्लासिफाई किया है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। अब ये 6 परंपराएं क्या है, इन्हें देखिए। शास्त्रीय परंपरा, दूसरी है नव विकसित राष्ट्रीय परंपरा, दूसरी क्या है, नव विकसित राष्ट्रीय परंपरा, तीसरी है क्षेत्रीय परंपरा। ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगी, क्षेत्रीय परंपरा, चौथी स्थानीय परंपरा, चौथी क्या हो जाएगी, स्थानीय परंपरा, पांचवी हो जाएगी पश्चिमी परंपरा। ठीक है, पांचवी क्या होगी, पश्चिमी परंपरा, छठी है स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, छठी क्या हो जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। तो ये 6 परंपराओं की बात की है इन्होंने, एस.सी. दुबे ने, ये याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? W.L. वार्नर ने, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, O.C. कॉक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, O.C. कॉक्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? ऑप्शंस में है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उसने अपनी यानी कि जो हिंसांग है उसने भारत में यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा था, उसका नाम क्या है, सी.यू. की। ठीक है, ग्रंथ का नाम क्या है, सी.यू. की। नेक्स्ट है, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ऑप्शंस में है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का था, और 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का उस समय शासक किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, उनके टाइम पर ये भारत आया था, और इनके द्वारा यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया जाता है, और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजते हैं। ठीक है, अपने राजदूत के रूप में इसको चीन भेजते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो गांधी इरविन समझौता है ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, जिसके तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। और समझौता जो हुआ था मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1928। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली कहाँ, गुजरात। उस समय किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने किया था। और ये जो बारदोली आंदोलन है जब ये सफल होता है तो वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 19 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन
डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है राज्य सरकार, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत तत्व है उसके बारे से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? ऑप्शंस में है नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो अस्पृश्यता है उसका प्रयोग या फिर इसको बढ़ावा देने के लिए या इससे संबंधित जो भी मामले हैं उनमें होने वाली किसी भी तरीके की जो निर्योग्यता है उसको दंडित करने के उद्देश्य से 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था इसे, और इसमें संशोधन होता है 1976 में संशोधन होता है, और संशोधन के द्वारा इसके नाम में परिवर्तन किया जाता है, और नाम परिवर्तन करके क्या होता है इसका नाम? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया जाता है। अधिनियम कौन सा है? 1955, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो मौर्य हो जाएगा, मौर्य वंश। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो अशोक थे वो कौन थे? मौर्य वंश के थे, राजा थे, और ये बिंदुसार के पुत्र थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है हड़प नीति किसने लागू की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, चीन। तो अफीम जो युद्ध हुआ था वह अंग्रेज और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। 19वीं सदी में हुआ था, और यह अंग्रेज और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें जो अंग्रेज थे वो जीते थे, चीन क्या हुआ था? पराजित हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 60 है, आर्टिकल 60, वो संदर्भित है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से, राष्ट्रपति की शपथ से, राष्ट्रपति पर महाभियोग से, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति की शपथ से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल अगर हम 54 की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, ठीक है, आर्टिकल 54। और जो 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से रिलेटेड है। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से रिलेटेड है। और भारत के उपराष्ट्रपति की बात किस में की गई है? 63 में, ठीक है, आर्टिकल 63 में की गई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।